नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो आप जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिए ताकि आप इस वीडियो को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझें। तो जैसा कि पार्ट 1 में मैंने बात किया पहले 6 प्रिंसिपल्स की, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा बाकी के 6 प्रिंसिपल जो कि वॉरेन बफे यूज़ करते हैं किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें मैं बात करूंगा फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स और मार्केट प्रिंसिपल्स की। तो 4 फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स और 2 मार्केट प्रिंसिपल्स की बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो सीधा चलते हैं अपने पहले फाइनेंशियल प्रिंसिपल की ओर। तो हमारा पहला फाइनेंशियल प्रिंसिपल है फोकस ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी एंड नॉट अर्निंग पर शेयर। तो जब भी हम इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पीई रेशियो और अर्निंग पर शेयर के बारे में या ईपीएस के बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है। मैनेजमेंट भी बड़ा चढ़ा के बताती है कि अर्निंग पर शेयर इतने से ग्रो किया या अर्निंग पर शेयर इतने से ग्रो किया। तो फॉर एग्जांपल अगर अर्निंग पर शेयर 10% से ग्रो कर रहा है और साथ ही जो रिटेन्ड अर्निंग है वो भी 10% से ग्रो कर रही है, तो इसमें कोई ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है। वॉरेन बफे बोलते हैं बिल्कुल ऐसा है कि जो आपका सेविंग अकाउंट है अगर उसमें 1 लाख रुपया पड़ा है और उस पर आपको 4% रिटर्न मिल रहा है यानी कि 4,000 रुपया, तो जब आपने 10,000 और जमा कराया उसमें तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका 4,400 हो गया। तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% से ग्रो कर गया। लेकिन इसमें कोई खुश होने वाली बात नहीं है क्योंकि आपने 10,000 और जमा कराया यानी 10% और जमा कराया आपने जो इन्वेस्ट सेविंग्स अकाउंट में, तब जाके जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 10% बढ़ा है और वो बढ़ना ही था। तो वॉरेन बफे बोलते हैं कि किसी भी कंपनी का ग्रोथ मेजर करने के लिए आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी एक अच्छा मेजर है रादर देन अर्निंग पर शेयर। लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी भी रीजनेबल डेट के साथ होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेट लेकर रिटर्न ऑन इक्विटी इंप्रूव कर लिया लेकिन अब वो डेट नहीं रीपे कर पाएगी। तो सब कंपनी का जो एक अच्छा ग्रोथ मेजर वो ये है कि रीजनेबल डेट प्लस गुड आरओई। तो जब भी आप कंपनी को एनालाइज करने जाएं तो कंपनी में ये दो चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा दूसरा फाइनेंशियल प्रिंसिपल है वो ये है कि कैलकुलेट ओनर अर्निंग टू गेट द रियल वैल्यू। तो बिजनेस जितनी भी अर्निंग करता है वो सारी अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए कुछ एक्सपेंसेस करने होते हैं। तो वॉरेन बफे ऐसा मानते हैं कि बिजनेस अर्निंग से ज़्यादा अच्छा मेजर है कि ओनर अर्निंग को कैलकुलेट करें आप, जिससे आपको पता चलेगा कि सारे एक्सपेंसेस करके बिजनेस के आपके लिए कितना पैसा बचता है यानी ओनर्स के लिए कितना पैसा बचता है। तो किसी भी बिजनेस का जो ओनर अर्निंग है उसे कैलकुलेट करने के लिए बिजनेस के नेट प्रॉफिट में से नॉन कैश एक्सपेंस आपको ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद जो कैश एक्सपेंस है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि आप नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ऐड कीजिए और उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिक्वायरमेंट जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है बिजनेस का वो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इससे आपको पता चलेगा कि बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस जो है वो करके उसके बाद ओनर्स के लिए कितना पैसा बचता है बिजनेस में। क्योंकि कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें जितनी भी वो कमाई करते हैं वो सारी बिजनेस में री इन्वेस्ट करनी पड़ती है सिर्फ बिजनेस को चलाने के लिए। तो ऐसे बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप उसमें पैसा नहीं बना सकते। तो इसी के साथ हम आ गए अपने तीसरे फाइनेंशियल प्रिंसिपल पे जो कि है लुक फॉर कंपनीज विद गुड प्रॉफिट मार्जिन्स। एक कंपनी जो बहुत अच्छी सेल्स कर रही है वो अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती अगर वो सेल्स को प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पाती। तो इसीलिए वॉरेन बफेट कंपनीज ऐसी कंपनीज ढूंढते हैं कि जिनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी हाई हों और स्टेबल हों या फिर बढ़ रहे हों। क्योंकि होगा क्या कि अगर कोई ख़राब सिचुएशन आती है जैसे रिसेंटली पैंडमिक आया था या फिर 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तो ऐसे समय में जो कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होते हैं या फिर जो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती तो उनके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बेहतर यही है कि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिनके प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि अगर कोई ख़राब सिचुएशन भी आएगी तो वो थोड़ा सा उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा लेकिन वो आउट ऑफ बिजनेस नहीं जाएंगे और जब भी सिचुएशन सही होगी तो वो दोबारा अच्छे प्रॉफिट मार्जिन कमाने लग जाएंगे। तो हमारा चौथा फाइनेंशियल प्रिंसिपल ये है कि फॉर एवरी डॉलर रिटेन्ड मेक श्योर दैट मैनेजमेंट हैज़ क्रिएटेड एटलीस्ट $1 ऑफ मार्केट वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि पिछले कुछ सालों में मैनेजमेंट ने जितने भी रुपए एज अ रिटेन्ड अर्निंग रखे हैं तो आपको ये देखना है कि क्या उतनी मार्केट वैल्यू मैनेजमेंट ने क्रिएट की है कि नहीं की है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो मैनेजमेंट ने अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू डिस्ट्रॉय की है और हो सकता है मैनेजमेंट का कैपिटल एलोकेशन अच्छा ना रहा हो, ये वजह हो। और उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि हो सकता है जो बिजनेस मॉडल है वो ही अच्छा नहीं है, जिसमें जितना मर्जी आप कैपिटल स्पेंड कर लें आप उससे वैल्यू क्रिएट नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि ऐसे बिजनेसेस में ना ही इन्वेस्ट करें क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये शेयर होल्डर की वैल्यू और डिस्ट्रॉय करेंगे ना कि क्रिएट करेंगे। तो
अब हम आ गए हैं अपने आखिरी दो प्रिंसिपल्स पे, जो कि है मार्केट प्रिंसिपल्स। तो जो हमारा पहला मार्केट प्रिंसिपल है वो ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो फाइनेंशियल वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि प्राइस इज व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो मैनेजमेंट, बिजनेस और फाइनेंशियल्स देखने के बाद बारी आती है ये देखने की कि बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू क्या है, यानी उसकी रियल वैल्यू क्या है। तो अगर हमने मैनेजमेंट, बिजनेस और फाइनेंशियल तीनों चीज़ें अच्छे से एनालाइज कर ली, उसके बाद अगर हमने प्राइस ज़्यादा पे कर दिया, तो भी जो हमारे इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स होंगे वो बहुत ही मीडियोकर होंगे। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक बिज़नेस की जो एक्चुअल, जो रियल वैल्यू है वो कितनी है, और ये हम तभी जान पाएंगे जब हम उस बिज़नेस को अच्छे से समझते हैं। आपको याद होगा हमने पहले पॉइंट में यही बात की थी कि बिज़नेस मस्ट बी सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। तो प्राइस और वैल्यू में ये डिफरेंस करना आपको आना चाहिए अगर आपने इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में अच्छा करना है तो हमारा 12वां और आखिरी प्रिंसिपल है कि कैन अ बिजनेस बी परचेज एट अ सिग्निफिकेंट डिस्काउंट टू इट्स वैल्यू। तो वैल्यू क्रिएट करने के बाद बारी आती है ये देखने की कि अगर एक बिजनेस की जो रियल वैल्यू वो 100 रुपये है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम 100 रुपये से कम में वो बिजनेस खरीद सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर हम अपने एनालिसिस में गलत भी होते हैं तो जो हमारा डाउन साइड रिस्क है वो बहुत कम होता है। तो अगर जितना ज़्यादा हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहेगा उतना कम हमारा डाउन साइड रिस्क रहेगा। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप खुद वॉरेन बफे द्वारा रिकमेंडेड जो बुक है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो कि उनके गुरु बेंजामिन ग्राम ने लिखी है, उसका चैप्टर नंबर 20 पढ़ सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि क्यों एक अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेना हमारे इन्वेस्टिंग सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं कर देता हूं इस वीडियो को समराइज। तो जो 6 प्रिंसिपल हमने इस वीडियो में सीखे वो थे: पहला, फोकस ऑन ROE एंड नॉट EPS। दूसरा, कैलकुलेट ओनर्स अर्निंग। तीसरा, इन्वेस्ट इन बिजनेस विद हाई प्रॉफिट मार्जिन्स। चौथा, द $1 प्रीमिस। पांचवा, डिटरमिन द वैल्यू। छठवां, बाय एट एन अट्रैक्टिव प्राइस। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए लाता रहूँगा ऐसे बहुत सा वैल्यूएबल कंटेंट जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे खुद एक अच्छे स्टॉक पिकर बने।